नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह की नीरस सांस्कृतिक कक्षा समाप्त होने के बाद वो मुख्य कार्यक्रम जिसका सभी को इंतजार था, वो 3 शारीरिक फिटनेस परीक्षण थे। नंबर 6 मिडिल स्कूल को बेस्ट सिटी के प्रमुख हाई स्कूलों में नहीं गिना जाता था, लेकिन फिर भी कई मार्शल आर्ट्स हॉल अपने प्रतिनिधि भेजते थे, क्योंकि किसी साधारण हाई स्कूल में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का दिखना कोई असामान्य बात नहीं थी। इस बार स्नातक परीक्षा में कुल 12 स्नातक कक्षाओं के लगभग 700 छात्रों ने भाग लिया। सांस्कृतिक कक्षा के परिणाम घोषित होते ही शारीरिक फिटनेस परीक्षण तुरंत शुरू हो गए। शारीरिक फिटनेस परीक्षण विद्यालय के गतिविधि कक्ष में आयोजित किए गए थे, जिसमें एक मुक्केबाजी शक्ति परीक्षक मौजूद था, जो मुक्केबाजी की ताकत और गति दोनों को मापने में सक्षम था। वहां एक तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षक भी था, जिसमें छात्रों को अवरक्त हमलों का अनुकरण करने वाली 3D छवियों से घिरे हुए अंदर खड़े होने की आवश्यकता होती थी, जो 1 मिनट के भीतर उनके तंत्रिका प्रतिक्रिया स्कोर का परीक्षण करता था। छात्र हॉल के प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े थे और अंदर निर्णायक मंडल पहले से ही भरा हुआ था। निरीक्षण करने वाले प्रशिक्षकों के अलावा कई मार्शल आर्ट हॉलों में बैठने की व्यवस्था थी। मेजों पर प्रमुख मार्शल आर्ट हॉलों के नाम वाले पोस्टर लगे थे, जैसे शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी, चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल, ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट स्कूल। बेशक सैन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे, क्योंकि बहुत से लोग सेना में शामिल होने की इच्छा रखते थे। मार्शल आर्ट हॉल और सेना के अलावा छात्रों के पास सरकारी विभागों में भर्ती होने का विकल्प था, लेकिन इसके लिए उन्हें एक निश्चित अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। उत्तीर्ण अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के पास आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय जाने का विकल्प था, लेकिन विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले छात्रों के पास मार्शल आर्टिस्ट बनने का कोई अवसर नहीं होता था और वे केवल आम नागरिक बनकर रह जाते थे। इसलिए उस दौर में विश्वविद्यालय जाना सबसे बुरा विकल्प था। हाई स्कूल से स्नातक होना किसी के जीवन का निर्णायक क्षण होता था, एक महत्वपूर्ण जीवन घटना। नंबर 1, सीनियर क्लास 9, सार्थक, प्रवेश करो। दूर से हाजिरी की आवाज सुनकर कतार के बिल्कुल अंत में खड़ा लक्ष्य चिढ़ गया। असल में रैंकिंग उल्टी थी, आखिरी से पहले की ओर। उसने अपना पेपर सबसे पहले जमा किया था, फिर भी उसका परीक्षा नंबर सबसे आखिरी था। उसे अब कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? नंबर 1, सार्थक घबराते हुए अंदर आया। वो थोड़ा शर्मीला लड़का था। शुरू करें। पहला चरण, मुक्केबाजी शक्ति परीक्षण। सार्थक मुक्केबाजी शक्ति परीक्षक के पास पहुंचा, जो एक बड़ी रबर की चटाई थी, जिसमें छात्र को पूरी ताकत से हमला करना होता था और मुक्के मारने की सीमा केवल एक ही थी। शुरू करो। अपनी पूरी ताकत लगाओ। अपने बाएं हाथ से शुरू करो। हाँ, सार्थक दहाड़ा और उसने एक मुक्का मारा। उसके बगल में स्थित पारे का स्तंभ तेजी से ऊपर उठा और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर तुरंत संख्या प्रदर्शित हो गई। 103 किलो। उसे देख रहे मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रतिनिधियों ने हल्के से सिर हिलाया। यह स्कोर बहुत ही खराब था, एक साधारण व्यक्ति से थोड़ा ही बेहतर। ये एक विफलता थी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रों की भर्ती के लिए न्यूनतम आवश्यकता 200 किलोग्राम मुक्केबाजी की शक्ति थी, लेकिन ये उससे बहुत दूर था। इसके बाद उनके दाहिने हाथ से मारा गया मुक्का 112 किलोग्राम का था, जो भी असफल रहा। मुक्के मारने की गति का परीक्षण शुरू करें। अपनी पूरी गति से लगातार प्रहार करें। समय सीमा 1 सेकंड। बैंग 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 बैंग। 71 किलो, 68 किलो, 66 किलो, 62 किलो। प्रति सेकंड 4 मुक्के।
स्कोर परीक्षण पूरा हुआ। अब तंत्रिका प्रतिक्रिया का परीक्षण शुरू करें। पीला पड़ा चेहरा लिए सार्थक तंत्रिका प्रतिक्रिया क्षेत्र में पहुंचा। आसपास का इलाका तुरंत सील हो गया और अनगिनत अवरक्त हमले शुरू कर दिए गए। हमले की गति ने 100 मीटर की दूरी से स्वचालित राइफल द्वारा की गई फायरिंग दर का अनुकरण किया, जिसके लिए छात्र को चकमा देकर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता थी। जब परीक्षण शुरू हुआ तो चारों दिशाओं से अनगिनत गोलियां आने लगी। सार्थक प्रभावी ढंग से बचने में पूरी तरह असमर्थ था। इसके बजाय वो बेतरतीब ढंग से रेंगने और घिसटने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ और गोलियां उसके मुंह से बच जाएं। हालांकि वे गोलियां उसकी हरकतों के आधार पर सटीक रूप से दागी गई और उसने जहां भी छिपने की कोशिश की वही लगी। 1 मिनट बाद परीक्षण के परिणाम जारी किए गए। 1 मिनट में 60 गोलियां 59 निशाने पर लगी। एक सफल बचाव, 3 प्रभावी बचाव गतिविधियां। कुल परिणाम: तंत्रिका प्रतिक्रिया 0.48 मीटर। सार्थक परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गया और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। विश्वविद्यालय के द्वार उसके लिए खुले हुए थे। इसके बाद की परीक्षणों की श्रृंखला। इसके परिणाम निराशाजनक रहे। 300 छात्रों की परीक्षा के बाद केवल 3 ही योग्य पाए गए। इनमें से सर्वश्रेष्ठ छात्र कक्षा 2 का था, जिसकी अधिकतम मुक्केबाजी क्षमता 221 किलोग्राम, मुक्केबाजी की गति 5.7 किमी और तंत्रिका प्रतिक्रिया 0.097 किमी थी। हालांकि वो अभी भी 3 प्रमुख शीर्ष मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्रों के मानकों से काफी पीछे था और उसे एक छोटे से मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्र में ही भर्ती किया गया। 1% की स्वीकृति दर ने मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रतिनिधियों को सुस्त कर दिया और सेना केवल 10 से भी कम लोगों की भर्ती करने में सफल रही। लगता है नंबर 6 मिडिल स्कूल बस नंबर 6 मिडिल स्कूल ही है। यहां किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का आना मुश्किल है। चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रतिनिधि ने अपने हाथ में कलम हिलाई। सामने रखे कागज पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। ड्रैगन स्लिंग मार्शल आर्ट स्कूल के प्रतिनिधि ने हंसते हुए कहा, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आज सभी प्रमुख हाई स्कूलों में दीक्षांत परीक्षाएं हो रही हैं और मार्शल आर्ट्स हॉल का सारा ध्यान हाई स्कूल नंबर 1, 2 और 3 पर केंद्रित है। इन स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि ये प्रतिभाशाली छात्रों के जमावड़े का स्थान है। अगर मार्शल आर्ट्स हॉल में मेरी हैसियत इतनी कम न होती तो मैं बहुत पहले ही वहां चला गया होता। अरे वाह! जो भी प्रतिभा की खोज करके उसे भर्ती करता है, उसे मार्शल आर्ट्स हॉल से बोनस मिलता है। लगता है आज मुझे बोनस नहीं मिलेगा। वज्र प्रतिनिधि काफी निराश था। जल्दी मत करो, आधे लोगों ने अभी तक परीक्षा नहीं दी है। शायद कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आ जाए। शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रतिनिधि ही शांत रहा। उसके मन में एक विशिष्ट लक्ष्य था। जब वे बात कर रहे थे तभी आर्यन अंदर आ गया। परीक्षण शुरू। मुक्केबाजी की ताकत, बायां हाथ। आर्यन परीक्षक के सामने भावहीन होकर खड़ा रहा और उसने अपने बाएं हाथ से जोरदार मुक्का मारा। धमाका। पारे का स्तंभ सीधे ऊपर की ओर उठा और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर तुरंत परिणाम प्रदर्शित हो गया। 266 किलो। वाह! ये तो कमाल है। क्या ये बाएं हाथ से काम करता है? अगर ये उसका मुख्य हाथ है तो इस व्यक्ति में बहुत क्षमता है। ड्रैगन स्लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रतिनिधि की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उन्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिल ही गया था। दाहिने हाथ का परीक्षण शुरू करें। 291 किलो। आर्यन के दाहिने हाथ से मुक्का मारने के बाद चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रतिनिधि की आंखें भी चमक उठीं। अगर ये युवक थोड़ा और अभ्यास कर ले तो उसकी मुक्केबाजी की शक्ति 300 किलो से भी अधिक हो सकती है। वो वाकई प्रतिभाशाली था। पंचिंग स्पीड टेस्ट शुरू। आर्यन ने अपनी सांस रोक ली और लगातार दोनों मुट्ठियों से वार करता रहा। संख्याओं की एक श्रृंखला निकलती चली गई। 216 किलो, 225 किलो, 222 किलो, 228 किलो, 217 किलो, 229 किलो।
परीक्षण पूरा हुआ। प्रति सेकंड 6.2 मुक्के। सभी परिणाम मान्य हैं। चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल और ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रतिनिधियों ने प्रतिस्पर्धा की बू पहचानते हुए एक दूसरे की ओर देखा। आर्यन वाकई प्रतिभाशाली था। हालांकि वो असाधारण प्रतिभा का धनी नहीं था, लेकिन कक्षा 6 के छात्रों में वो उत्कृष्ट था और उससे मुकाबला करना उचित था। शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रतिनिधि ही स्थिर खड़ा रहा। हिमांशु में नंबर 1 मार्शल आर्ट्स हॉल होने के नाते शौर्य चक्र के भर्ती मानदंड उच्च थे। आर्यन के अंक उसे लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। शौर्य चक्र का मानदंड था, सर्वश्रेष्ठ न होने से बेहतर है कि कोई न हो। जब तक आर्यन की तंत्रिका प्रतिक्रिया असाधारण रूप से उत्कृष्ट नहीं थी, तब तक उसका प्रदर्शन अपर्याप्त ही था। इसके बाद तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण में आर्यन ने अच्छा प्रदर्शन किया। गोलियों की बौछार का सामना करते हुए भी वो घबराया नहीं, बल्कि शांत भाव से प्रतिक्रियात्मक क्रियाएं की। हालांकि उसकी हरकतें तेज नहीं थी, फिर भी उसने कई बार तुरंत प्रतिक्रिया दी और कुछ मौकों पर सफलतापूर्वक बचाव भी किया। 1 मिनट बाद परिणाम घोषित किए गए। आर्यन 1 मिनट में 60 गोलियां, 51 प्रभावी निशाने, 9 सफल चकमा, 21 प्रभावी बचाव गतिविधियां। कुल स्कोर 0.082 मी। हम चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल इस व्यक्ति को लेंगे। चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रतिनिधि ने तुरंत घोषणा की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट स्कूल के प्रतिनिधि ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत देर हो चुके हो। आर्यन, मेरे आने से पहले तुम्हारे चाचा खान ने बताया था कि ड्रैगन स्लेइंग में तुम्हारा प्रवेश पहले से तय था। तुम्हारे लिए एक उदार अनुबंध तैयार किया गया है। तुम अभी इस पर हस्ताक्षर कर सकते हो। आर्यन भी मुस्कुराया और बोला, मैं अंकल खान की बात मानूंगा और ड्रैगन स्लेइंग में शामिल हो जाऊंगा। चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रतिनिधि ने निराश होकर अपनी कलम नीचे रख दी। आखिरकार उन्हें एक अच्छा व्यक्ति मिल ही गया था, लेकिन उसे आंतरिक रूप से ही नियुक्त कर दिया गया। आर्यन के हस्ताक्षर ने काफी हलचल मचा दी। नंबर 6 मिडिल स्कूल से पहला ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने 3 प्रमुख मार्शल आर्ट हॉलों में से एक के साथ अनुबंध किया था। हस्ताक्षर करने के बाद आर्यन ने ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट स्कूल की वर्दी पहन ली और आधिकारिक तौर पर ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट स्कूल का मार्शल आर्टिस्ट छात्र बन गया। आर्यन ने कतार के अंत में नजर डाली और मन ही मन ताना मारते हुए कहा, लक्ष्य, लक्ष्य, मैं अब मार्शल आर्ट्स हॉल का छात्र हूं। बस देखते रहिए कि भविष्य में मैं आपको कैसे पूरी तरह से कुचल देता हूं। आर्यन के प्रवेश ने उसके बाद आने वाले उम्मीदवारों में जोश भर दिया। उसे ड्रैगन गेट से छलांग लगाकर मार्शल आर्टिस्ट का छात्र बनते देख बाकी सभी ने और भी अधिक मेहनत की और कुछ वाकई होनहार प्रतिभाएं उभर कर सामने आईं। चौधरी मार्शल आर्ट्स हॉल एक छात्र को भर्ती करने में कामयाब रहा। फिर भी शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी ने कोई गतिविधि नहीं दिखाई। जब तक मयंक ने आगे बढ़कर पहल नहीं की, तब तक शौर्य चक्र के प्रतिनिधि ने आखिरकार ध्यान नहीं दिया। स्पष्टतः उसने पहले से ही अपना होमवर्क कर लिया था। वो यहां विशेष रूप से मयंक के लिए आया था। मयंक का प्रदर्शन शानदार था। 5.7 मुक्के प्रति सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया 0.091 प्रति मीटर। सबसे खास बात थी उनकी मुक्केबाजी की ताकत। बाएं हाथ से 355 किलोग्राम और दाएं हाथ से 403 किलोग्राम। ये आंकड़े पूरे अखाड़े को स्तब्ध कर देने वाले थे। मार्शल आर्टिस्ट लोकों में नश्वर अवस्था को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: योद्धा रैंक, युद्ध जनरल रैंक और युद्ध देवता रैंक, जिनमें से प्रत्येक को 9 स्तरों में उपविभाजित किया गया है। वॉरियर रैंक के लिए वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 शारीरिक संकेतकों पर निर्भर करता है: मुक्केबाजी की ताकत, मुक्केबाजी की गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया। जब ये तीनों एक निर्धारित मानक से अधिक हो जाते हैं, तो आप अगले स्तर पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए 200 किलोग्राम मुक्केबाजी की ताकत को पार करने पर ही
आपको लेवल एक योद्धा का दर्जा मिल जाता है। 400 किलोग्राम से अधिक के एक ही मुक्के से मयंक तीसरे स्तर के योद्धा की श्रेणी में आता है। हालांकि उसकी अन्य दो क्षमताएं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन एक बार जब वे भी पहुंच जाएंगी तो वो शीर्ष स्तर का योद्धा बन जाएगा और अपने स्तर से ऊपर के योद्धाओं से लड़ने में पूरी तरह सक्षम होगा। इस प्रतिभा को पाने के लिए वज्र और ड्रैगन स्लेइंग के प्रतिनिधियों के बीच लगभग हाथापाई हो गई। अंत में मयंक ने फिर भी शौर्य चक्र को चुना। मयंक के बाद वातावरण नीरस हो गया, कोई और आकर्षक प्रतिभाएं दिखाई नहीं दी। जब आखिरी उम्मीदवार लक्ष्य का भाषण समाप्त हुआ तो कई प्रतिनिधि पहले से ही अपना सामान समेट रहे थे और उन्हें सरसरी नजर डालकर चले जाने की योजना बना रहे थे। लक्ष्य को आगे बढ़ते देख ड्रैगन स्लिंग प्रतिनिधि के बगल में बैठे आर्यन ने कहा, भाई वीर, मुझे इस आदमी से हिसाब बराबर करना है। छोटे हॉल के लिए तो उसके स्कोर ठीक ठाक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका अंत जितना हो सके उतना बुरा हो। ड्रैगन स्लेइंग के प्रतिनिधि, जिनका उपनाम ली था, का स्वागत हॉल के आरिफ खान ने पहले ही कर लिया था और वे जानते थे कि आर्यन के पिता बेस सिटी के अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने आर्यन का ध्यान रखा। यह सुनकर उन्होंने सिर हिलाया। आसान है, बस एक छोटी सी बात। एक प्रतिभाशाली छात्र, ऐसे तो बहुत सारे हैं। मैं अभी उस हॉल से बात करूंगा जो उसे लेगा। अधिकांश हॉल अभी भी ड्रैगन स्लेइंग को प्राथमिकता देंगे। चेहरा, हो गया, धन्यवाद भाई वीर। अगर आपको हॉल में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना। आर्यन ने लक्ष्य को बल्लेबाजी के लिए आगे बढ़ते देख मन ही मन गर्व महसूस किया। चाहे वो खिलाड़ी कैसा भी प्रदर्शन करे, उसका भाग्य तो पहले ही तय हो चुका था। लक्ष्य, पंच फोर्स टेस्ट शुरू करो। परीक्षक के कहने पर लक्ष्य पंच फोर्स मशीन के सामने खड़ा हो गया। 3 दिनों तक मानसिक शक्ति का अभ्यास करने के बाद मुझे अपने शरीर में सुधार महसूस हो रहा है, लेकिन कितना सुधार हुआ है ये अभी पता नहीं है। अब पता लगाने का समय आ गया है। इससे पहले लक्ष्य की दोनों मुट्ठियों का वजन 200 किलोग्राम से अधिक था, बाईं ओर 200 किलोग्राम से थोड़ा अधिक और दाईं ओर 230 किलोग्राम से थोड़ा अधिक। उसने गहरी सांस ली, अपनी बाईं मुट्ठी घुमाई और उसे जोर से बाहर की ओर पटका। बस, पारे का स्तंभ तेजी से ऊपर की ओर उठा। उस तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए जिन प्रतिनिधियों ने केवल सरसरी नजर डालने की योजना बनाई थी, वे भी एक साथ अरे कहने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बच्चे में बहुत क्षमता है। उसकी गति को देखते हुए बल कम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर लक्ष्य के मुक्के का परिणाम प्रदर्शित हुआ। 298 किलो। वाह, एक और ध्यान आकर्षित करने वाला। भले ही वो बाएं हाथ का हो, हमारी विक्रांत मार्शल आर्ट्स अकादमी उसे ले जाएगी। विक्रांत के प्रतिनिधि ने सबसे पहले अपनी बात रखी। आमतौर पर साधारण छात्रों के लिए परिचित हॉल एक दूसरे के लिए रास्ता बना देते हैं, लेकिन उत्कृष्ट छात्रों के लिए सारी शर्तें बदल जाती हैं। हर कोई अपने अपने प्रस्ताव रखता है। अपने पिछले जीवन में लक्ष्य विक्रांत मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल हो गया था, जो देश भर में 9वें स्थान पर थी, ठोस रूप से मध्य स्तरीय। हे विक्रांत, तुमने तो पहले ही किसी को रख लिया है। मैंने फाइल चेक कर ली है। लक्ष्य बाएं हाथ का नहीं है और हमारे वज्र को एक और लेने में कोई आपत्ति नहीं है। वज्र के बोलते ही कई प्रतिनिधि चुप हो गए। ताकत के मामले में वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। आर्यन का चेहरा बिगड़ गया क्योंकि उसने देखा कि उसके बगल में बैठा भाई वीर भी कुछ करने के लिए बेचैन होने लगा था। अरे यार, लक्ष्य ने इतना सुधार कैसे कर लिया? उसकी मुक्केबाजी की ताकत तो मेरी भी ज्यादा है। पहले तो वो मुझसे बहुत पीछे था। लक्ष्य ने आसपास के शोरगुल को नजरअंदाज किया, अपनी ताकत जुटाई और दाहिने हाथ से एक और जोरदार मुक्का मारा। 368 किलो। हालांकि ये शक्ति अभी भी मयंक की जन्मजात दिव्य शक्ति से कम थी, लेकिन ये पूरे स्कूल में दूसरा सबसे उच्च स्कोर था
और इस आंकड़े ने मार्शल हॉल के प्रत्येक प्रतिनिधि की आंखों को और भी चमका दिया। कुछ छात्रों ने पहले ही अपने फोन निकाल लिए थे और लक्ष्य की स्थिति की जानकारी देने के लिए अपने हॉल के वरिष्ठों से संपर्क कर रहे थे। यदि अगले 2 टेस्ट भी शानदार रहे तो उन्हें यह तय करना होगा कि इस प्रतिभा को अपने पास रखने के लिए किस प्रकार का अनुबंध पेश किया जाए। भले ही वज्र मजबूत हो, फिर भी वो उसे भर्ती करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित नहीं हो सकता है। अगर अच्छी कीमत की पेशकश की जाए तो निश्चित रूप से लक्ष्य आकर्षित हो जाएगा। पर्यवेक्षक प्रशिक्षक भी लक्ष्य के परिणाम से अचंभित प्रतीत हुए। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, शक्ति परीक्षण समाप्त। अब मुक्केबाजी की गति। लक्ष्य, तुम्हारे पास 1 सेकंड है। पूरी गति से मुक्का मारो और जरा भी पीछे मत हटना। लक्ष्य ने मन ही मन प्रसन्न होते हुए सिर हिलाया। मानसिक शक्ति से वाकई ताकत बहुत बढ़ जाती है, और ताकत तो मुख्य बात नहीं थी। असली बात तो तंत्रिका प्रतिक्रिया थी। वो अगली परीक्षा के लिए उत्सुक था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने बिजली की तरह अपने मुक्कों से लक्ष्य पर वार किया। पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर। बैंग 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 बैंग। जैसे जैसे संख्या तेजी से बढ़ी, गोलियों की बौछार गूंज उठी। 266 किलो, 311 किलो, 251 किलो, 309 किलो, 255 किलो, 320 किलो, 267 किलो। परीक्षण पूरा हुआ। 7.65 प्रति सेकंड। सभी वैध। परीक्षक के शब्द सुनते ही नीचे बैठे प्रतिनिधि अपनी जगह से हिल नहीं पाए। हालांकि उसकी मुक्केबाजी की ताकत मयंक से कम थी, लेकिन उसकी गति कहीं बेहतर थी, जिससे पता चलता है कि लक्ष्य में चपलता की ओर झुकाव था। साथ ही उसमें ठोस शक्ति भी थी, एक और विलक्षण प्रतिभा। लगभग सभी प्रतिनिधियों ने अपने बॉस से संपर्क करना शुरू कर दिया। केवल शौर्य चक्र और ड्रैगन स्लेइंग के प्रतिनिधियों ने ऐसा करने से परहेज किया। ड्रैगन स्लेइंग के भाई वीर हिचकिचाए। उनका कर्तव्य था कि वे प्रतिभाशाली लोगों को खोजें, और ये उनके बटुए से जुड़ा था, चाहे आरिफ खान के संपर्क हो या न हो। चलिए थोड़ा और देखते हैं। निर्णय लेने से पहले उनकी घबराहट भरी प्रतिक्रिया देखते हैं। प्रतिनिधि ली ने इंतजार करने का संकल्प लिया। शौर्य चक्र के प्रतिनिधि की आंखों में सोच विचार की चमक थी। उनके बगल में खड़े मयंक ने उत्साह से कहा, भाई खान, लक्ष्य मेरा दोस्त है, उसे शौर्य चक्र ले आओ। मुझे उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। खान उपनाम वाले उस व्यक्ति ने लगभग न के बराबर सिर हिलाया। उसके विचार अस्पष्ट थे। लक्ष्य, तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण शुरू करें। लक्ष्य पूरी तरह से सीलबंद परीक्षण कक्ष में दाखिल हुआ। उसके चारों ओर अनगिनत अवरक्त किरणें झिलमिलाने लगी। अपनी सांस रोककर उसने पहली लाल बत्ती को अपनी ओर तेजी से आते देखा। यह परीक्षण गोली की गति की हूबहू नकल करता है। किसी भी प्रभावी बचाव को सफलता माना जाता है। बचाव बेहद जरूरी है। उत्परिवर्तित राक्षसों से लड़ाई में केवल फुर्तीले ही लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। आमने सामने की लड़ाई में आमतौर पर जल्द ही मर जाते हैं। एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्र मार्शल आर्टिस्टों को प्रशिक्षित करने में भारी लागत खर्च करता है, निश्चित रूप से अल्पकालिक बलि का बकरा तैयार करने के लिए नहीं। इसलिए तंत्रिका प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। लक्ष्य ने पहले भी इस तरह का परीक्षण किया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही बच पाया था। आज का दिन बिल्कुल अलग था। ऐसा प्रतीत होता था कि वो गोली के मार्ग को भांप सकता था, जिससे बचना कठिन था, फिर भी असंभव नहीं था। बाल बाल उसने अपना सिर एक तरफ झटका दिया। लाल बत्ती उसके पास से गुजरी। वूशव हुश वूशव हुश। किरणों ने मकड़ी के जाले की तरह जाल बना लिया। लक्ष्य मुड़ता और हिलता रहा, कभी चकमा देता तो कभी वार सहता। नहीं, मैं यहां बहुत ज्यादा अलग नहीं दिख सकता, वरना लोग मेरे मेंटलिस्ट वाले राज को जान जाएंगे। फिलहाल मेरे लिए कुछ राज छिपाकर रखना ही बेहतर है। बेशक वो भी बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं करता। उसके सधे हुए नियंत्रण में 1 मिनट जल्दी बीत गया। 1 मिनट में 60 शॉट, 33 निशाने,
27 सफल बचाव, 50 कारगर बचाव चालें। तंत्रिका प्रतिक्रिया 0.064 प्रति मीटर। जैसे ही अचंभित परीक्षक ने आंकड़ा सुनाया, सभी प्रतिनिधि खुशी से झूम उठे। जो लोग पहले से तैयार थे, उनमें से कुछ ने तो अनुबंध लहराते हुए सबसे पहले दौड़ लगाई और तुरंत ही केंद्र में लक्ष्य को घेर लिया। लक्ष्य, हमारी एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी ने आपको भर्ती करने का निर्णय लिया है। हम 5 साल का अनुबंध कर सकते हैं और आपका मासिक वेतन उच्च स्तरीय छात्र के वेतन के आधार पर होगा। हमारे प्रकाश और छाया में आपका स्वागत है। हमारी अनुबंध शर्तें निश्चित रूप से एज्योर स्काई से कमतर नहीं हैं। यदि आपके परिवार से संबंधित कोई अनुरोध हो, तो हम उन्हें नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकते हैं और वे शहर के जीवन निर्वाह भत्ते का लाभ उठा सकेंगे। हम ज़ानजियांग में भी ऐसा कर सकते हैं और हम आपको आवास प्रदान कर सकते हैं। पश्चिमी जिले में एक अलग 2 मंजिला विला, जिसमें आप मुफ्त में रह सकते हैं। आप सब बहस करना बंद करो। हमारे वज्र ने उसे भर्ती करने का फैसला किया है। आप मुख्यालय में विशेष प्रशिक्षण में भी भाग ले सकते हैं, जहां एक सामान्य स्तर का प्रशिक्षक मुफ्त मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हमारे वज्र सदस्यों को सामान पर 5% की छूट भी मिलती है, जो छोटे मार्शल आर्ट अकादमियों में नहीं मिलती। आसपास का माहौल अस्त व्यस्त और शोरगुल भरा था। ये अभिमानी मार्शल आर्टिस्ट सड़क विक्रेताओं की तरह अपने मार्शल आर्ट अकादमियों का प्रचार करने के लिए बेताब थे। कोई और रास्ता नहीं था। लक्ष्य का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। उनकी मुक्केबाजी की शक्ति और गति दोनों ही तीसरे स्तर के योद्धा के मानकों को पूरा करती थी और उनकी तंत्रिका प्रतिक्रिया असामान्य रूप से उच्च थी, जो चौथे स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंचती थी। तंत्रिका प्रतिक्रिया ही किसी मार्शल आर्टिस्ट की जीवित रहने की क्षमता निर्धारित करती है और अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर लक्ष्य भविष्य में संभवतः युद्ध देवता स्तर के उस्ताद बन जाएंगे। ये याद रखना जरूरी है कि लक्ष्य की उम्र अभी 17 साल भी नहीं हुई थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि 6th हाई में ऐसी प्रतिभा होगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाई जैसे कुलीन विद्यालयों में भी ऐसे व्यक्ति दुर्लभ ही होते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि लक्ष्य इतने उदार अनुबंधों से अभिभूत हो जाएंगी, लेकिन लक्ष्य भीड़ में हल्की मुस्कान के साथ खड़ी रही, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। वो अब भी इंतजार कर रहा था और भी अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार कर रहा था। आर्यन ने ईर्ष्या भरी निगाहों से लक्ष्य को देखा और पाया कि भाई वीर, जिसने अभी अभी उसकी मदद करने की कसम खाई थी, प्रभारी व्यक्ति को फोन करने में व्यस्त था। लक्ष्य के लिए एक उदार अनुबंध पर चर्चा करने की तैयारी कर रहा था और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन ड्रैगन स्लेयर के लोग अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही गेल मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रतिनिधि खान लियांग वहां आ गए। उनके बगल में मयंक थे, जो लक्ष्य को आंख मार रहे थे। लक्ष्य, गेल आपको 3 साल के लिए लेवल 2 छात्र अनुबंध की पेशकश कर रहा है, क्योंकि हमारा मानना है कि 3 साल बाद वर्तमान अनुबंध आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। हम आपके परिवार की काम और रहने की समस्याओं को हल करने का वादा करते हैं और आपको पश्चिमी जिले में एक 3 मंजिला अलग विला उपलब्ध कराते हैं। इसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे आपका परिवार चिंतामुक्त जीवन जी सकेगा और आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मयंक ने भी कहा, लक्ष्य, गेल आ जाओ। ये हुआशिया के नंबर एक मार्शल आर्ट अकादमी है। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं और भविष्य में राक्षसों का शिकार करने के लिए टीम बना सकते हैं। चलो भाई, मिलकर काम करें और अपना नाम रोशन करें। लक्ष्य ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, तो मैं गेल जाऊंगी। लक्ष्य के गेल में शामिल होने और गेल द्वारा प्रस्तावित कीमत के बारे में सुनकर अन्य मार्शल आर्ट अकादमियों के प्रतिनिधि आखिरकार चुप हो गए। गेल वाकई उदार थे। वे 3 मंजिला अलग विला यूं ही मुफ्त में दे रहे थे। उनकी अकादमियों के पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं थे। ड्रैगन स्लेयर के जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपनी कॉल समाप्त की थी, उसने तुरंत कहा, लक्ष्य, हम आपको वही सुविधा दे सकते हैं, गेल से भी बेहतर।
लक्ष्य ने ड्रैगन स्लेयर के प्रतिनिधि की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं फिर भी गेल जा रहा हूं। क्यों? क्या एक मार्शल आर्टिस्ट को अपना अधिकतम लाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए? ड्रैगन स्लेयर का प्रतिनिधि काफी हैरान था। लक्ष्य के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अचानक अपने पीछे खड़े आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। अगर तुम अभी उसकी टांग तोड़ दोगे तो मैं ड्रैगन स्लेयर में शामिल होने के बारे में सोचूंगा। ड्रैगन स्लेयर का प्रतिनिधि एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोला। आर्यन का पैर तोड़ना स्वाभाविक रूप से असंभव था, लेकिन इससे उसे एक बात का एहसास हुआ। लक्ष्य शायद आर्यन की वजह से ही ड्रैगन स्लेयर में शामिल नहीं हो रही थी। इससे उसके मन में आर्यन के प्रति थोड़ी सी असंतुष्टि पैदा हो गई। अगर उसे ये पता होता तो वो आर्यन को भर्ती करने के बजाय झांग हुआई को नाराज करना बेहतर समझता। ये स्पष्ट था कि लक्ष्य की क्षमता आर्यन से कहीं अधिक थी और उसे निश्चित रूप से अच्छा खासा बोनस मिलता। अब सब व्यर्थ हो गया। आर्यन ने पीछे से घबराकर चिल्लाते हुए कहा, भाई वीर, इस बच्चे की बकवास पर ध्यान मत दो। ये जानबूझकर फूट डालने की कोशिश कर रहा है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे तुम्हारी बेकार की बातों की जरूरत नहीं है। भाई वीर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। फिर मुड़कर परीक्षा कक्ष से बाहर चले गए। धूल छंट गई और विभिन्न मार्शल आर्ट अकादमियों के लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। 6th हाई की स्नातक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। लक्ष्य ने गेल के लोगों के साथ मौके पर ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुबंध में यह शर्त थी कि लक्ष्य को गेल मार्शल आर्ट्स अकादमी के बुनियादी नियमों का पालन करना होगा। गेल के हितों को प्राथमिकता देनी होगी और उनके साथ विश्वासघात नहीं करना होगा। साथ ही लक्ष्य को गेल का व्यवहार भी बहुत पसंद आया। द्वितीय स्तर के छात्र का अनुबंध बहुत ही उदार था, जबकि मयंक के पास केवल तृतीय स्तर के छात्र का अनुबंध था। तृतीय स्तर के छात्र प्रति माह 200,000 रुपए कमा सकते थे, जबकि द्वितीय स्तर के छात्र 500,000 रुपए कमा सकते थे। गेल ने लक्ष्य के माता पिता की जीवनयापन संबंधी समस्याओं को हल करने का भी वादा किया, जिससे उन्हें बेस सिटी से 5,000 रुपए का मासिक भत्ता मिल सके। बुजुर्ग दंपति बिना कुछ किए ही प्रति माह 10,000 रुपए प्राप्त कर सकते थे। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन बुनियादी जीवनयापन के लिए पर्याप्त थी, जिसे लक्ष्य बहुत महत्व देती थी। इसके अलावा मार्शल आर्ट अकादमी में पहली बार दाखिला लेने वाले द्वितीय स्तर के छात्र के रूप में उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिल सकता था। गेल के खान लियांग ने तुरंत लक्ष्य को 500,000 रुपए दिए। साथ ही शहर के पश्चिम स्थित 3 मंजिला अलग विला की चाबियां भी सौंप दी। संपत्ति के अधिकार भी मौके पर ही हस्तांतरित कर दिए गए। इन सब के अलावा लक्ष्य भविष्य में गेल मार्शल आर्ट्स अकादमी के आंतरिक नेटवर्क का भी उपयोग कर सकेगा। दूसरे स्तर के छात्र होने के नाते उसे ऑनलाइन खरीदारी पर 5% की छूट मिलेगी। 5% छूट को कम मत समझिए। सामान खरीदना एक मार्शल आर्टिस्ट का सबसे बड़ा खर्च होता है। समय के साथ 0.5% की छूट भी एक बड़ी रकम बन जाती है, और जैसे जैसे लक्ष्य का स्तर बढ़ता है, उसे मिलने वाली छूटें और भी अधिक होती जाएंगी। उदाहरण के लिए, लेवल 1 का छात्र 7% की छूट का लाभ उठा सकता है और एक आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट 10% की छूट का लाभ उठा सकता है, जिससे वास्तव में पैसों की बचत होगी। अकादमी की वर्दी और सैटेलाइट फोन भी थे, जो अपने आप में अनोखे थे। लक्ष्य और मयंक दोनों को इनमें से एक मिला। इन सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद खान लियांग ने लक्ष्य और मयंक के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, चलो चलते हैं। आज भाई खान आप दोनों को गेल मार्शल आर्ट्स अकादमी में स्वागत के तौर पर और मार्शल आर्ट की दुनिया से परिचित कराने के लिए पेय पदार्थ पिला रहे हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए सामाजिक दायरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनेक मित्र होने का अर्थ है आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने वाले लोग। खान लियांग को लक्ष्य और मयंक की क्षमता पर स्पष्ट रूप से बहुत भरोसा था।
एक अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते नए लोगों से मित्रता करना भी एक दुर्लभ बात थी। लक्ष्य ने मूल रूप से आज घर जाकर अपने माता पिता को सरप्राइज देने की योजना बनाई थी, लेकिन खान लियांग की उदारता को ठुकराना वास्तव में मुश्किल था। कुछ सोचने के बाद उसने पहले अपने परिवार को सूचित करने का फैसला किया। अपना फोन निकालकर लक्ष्य ने घर पर फोन किया। कुछ देर बाद उसके पिता ने फोन उठाया। फोन लगते ही उसके पिता ने तुरंत लक्ष्य की आज की स्नातक परीक्षा के परिणामों के बारे में पूछा। लक्ष्य एक पल के लिए झिझका। आसपास काफी लोग मौजूद थे, इसलिए गेल मार्शल आर्ट्स अकादमी में अभी अभी दाखिला लेने वाले लक्ष्य ने ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। उसने फोन पर अपने पिता से सिर्फ इतना कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, इस बार परीक्षा में मैंने बहुत अच्छा किया है। घर पहुंचकर आपको और जानकारी दूंगा। मुझे लौटने में काफी देर हो सकती है। खान लियांग ने बगल से कहा, क्या बहुत देर रात? आज हम पूरी रात पिएंगे और खूब मजे करेंगे। लक्ष्य के पास आगे बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर बहुत देर हो गई तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं कल सुबह वापस जाऊंगी। उसके पिता मान गए और फिर उन्होंने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद लिन लिए ने बेसब्री से इंतजार कर रही ली किन से कहा, मुझे लगता है कि इस बच्चे ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा। ये हमेशा अच्छी खबरें बताता है और बुरी खबरें छुपाता है, तुम ये जानती हो। ली किन ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो उसके वापस आने पर हम उसे डांट नहीं सकते। चिंता मत करो, मुझे इतना तो पता है। बुजुर्ग दंपति को इस बात का यकीन नहीं था कि लक्ष्य ने मार्शल आर्ट अकादमी में दाखिला लिया है या नहीं, और वे थोड़े चिंतित थे। लक्ष्य के फोन करने के बाद वो और मयंक खान लियांग के पीछे पीछे सिक्स्थ हाई स्कूल से बाहर निकल गए। सिक्स्थ हाई स्कूल के गेट से बाहर निकलते हुए लक्ष्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसने एक बार फिर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर दी थी, लेकिन इस बार उसने आखिरकार हुआशिया के नंबर एक मार्शल आर्ट अकादमी में प्रवेश कर लिया था और एक बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत की थी। लक्ष्य और मयंक आरिफ खान की कार में बैठ गए, जो ग्रेट वॉल फैंटम बुलेट प्रूफ वाहन का नवीनतम मॉडल था। वर्तमान ऑटोमोबाइल उद्योग में देश मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर निर्मित कारों का उपयोग करते हैं, क्योंकि सभी समुद्रों और नदियों पर राक्षसों का कब्जा हो गया है, जिससे समुद्री परिवहन ठप हो गया है। हवाई यात्रा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आसमान में विकृत पक्षियों का बोलबाला है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लगभग बंद हो गई हैं। इसलिए लोग केवल अपने देश में बनी कारों का ही उपयोग कर सकते हैं और विदेशी सामान खरीदने की कोई बात ही नहीं होती। ग्रेट वॉल घरेलू कारों के उच्च श्रेणी के ब्रांडों में से एक है। बुलेट प्रूफ फैंटम की बाजार में कीमत 7 मिलियन रुपए से अधिक है। पुनर्जन्म ले चुके लक्ष्य के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन नौसिखिया मयंक के लिए यह बिल्कुल चौंकाने वाली थी। वाह, इस कार को देखो, इसकी चमक, इसका मॉडल। अगर मेरे पास ऐसी कार होती तो मैं जीवन भर खुश रहता। आरिफ खान हंसते हुए बोले, तुम कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी नहीं हो बच्चे। जब तुम और ज्यादा प्रशिक्षण लेकर उन्नत योद्धा बन जाओगे, तब तुम राक्षसों का शिकार करने के लिए टीम बना सकते हो। बस कुछ उच्च स्तरीय राक्षसों को मार डालो और ये गाड़ी आसानी से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। बोलने के बाद उसने फिर से लक्ष्य की ओर देखा और कहा, देखो, लक्ष्य तुमसे कहीं ज्यादा शांत है। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए शांत मन होना बेहद जरूरी है। तुम्हें इस मामले में लक्ष्य से सीखना चाहिए। मयंक ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, मैं अपनी तुलना इस लड़के से नहीं कर रहा हूं। वो तो शेर को खाने वाले सूअर की तरह व्यवहार करने में माहिर है। दिखने में बहुत ताकतवर है, लेकिन दिखावा नहीं करता। मुझे उसकी वजह से चिंता होती थी। वो बचपन से ही ऐसा है। अब से वो जो भी करे, मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, अपनी असली ताकत को छुपा पाना भी एक हुनर है। चलो गाड़ी में बैठो, चलो ड्रिंक पीने चलते हैं। लक्ष्य और मयंक कार में बैठ गए। उन्हें दरवाजे बेहद भारी लगे।
हम जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए कार चुनते समय बुलेट प्रूफ परफॉर्मेंस सबसे जरूरी होती है। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग करते हैं, आपकी नर्वस रिएक्शन उतनी ही तेज होती जाती है और बंदूकों से खतरा उतना ही कम होता जाता है। लेकिन कार में बैठना अलग बात है। अगर कोई विरोधी मशीन गन से आप पर हमला कर दे तो आप कहां छुपेंगे? इसलिए कार की बुलेट प्रूफ परफॉर्मेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेहतर होगा। पूरी यात्रा के दौरान आरिफ खान ने ही ज्यादातर बातें की, जबकि लक्ष्य और मयंक सुनते रहे। हालांकि लक्ष्य को आरिफ खान से कहीं ज्यादा जानकारी थी, लेकिन उसका इसे जाहिर करने का कोई इरादा नहीं था। वो समझ गया था कि आरिफ खान उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और वो दूसरों से अलग दिखना नहीं चाहता था। कार सड़क पर तेजी से दौड़ी और थोड़ी ही देर में एक चौड़ी और चहल पहल वाली सड़क में प्रवेश कर गई। वाह, ये शेनवुड स्ट्रीट है। मैंने सुना था कि यहां चीजें बहुत महंगी हैं। मयंक ने कार से बाहर के जीवंत रात्रि दृश्य को देखते हुए कहा। हाँ हाँ, आम लोगों के लिए इस गली में खर्च वाकई बहुत ज्यादा है। एक बार का खाना एक आम आदमी की साल भर की कमाई के बराबर हो सकता है। एक रात बाहर घूमने में 10 साल की कमाई लग सकती है, या फिर इतना पैसा भी लग सकता है जो वो पूरी जिंदगी में न कमा पाए। लेकिन मयंक, याद रखो, अब तुम गेल मार्शल आर्ट्स अकादमी के सदस्य हो। तुम्हें अपनी सोच जल्दी बदलनी होगी। मार्शल आर्टिस्ट ही होते हैं। भले ही वे आम लोगों के बीच रहते हों, लेकिन उनकी दुनिया आम लोगों की दुनिया से अलग होती है। मयंक का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वाकई उसकी मानसिकता अभी तक समायोजित नहीं हुई थी। हालांकि वो अभी अभी गेल में शामिल हुआ था, फिर भी उसकी सोच एक आम इंसान जैसी ही थी। इसके विपरीत लक्ष्य के शांत स्वभाव ने आरिफ खान को बहुत प्रभावित किया। इस तरह की मानसिकता हर परिस्थिति का शांतिपूर्वक सामना करने के लिए महत्वपूर्ण थी और एक उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आवश्यक शर्त थी। कार एक बार के प्रवेश द्वार पर रुकी और एक वेटर तुरंत आगे आया। भाई खान, आप कई दिनों से यहां नहीं आए हैं। क्या यहां कोई मेज है? जी हाँ, जब आप आएंगे तो आपके लिए एक जगह जरूर होगी। ये गेल के भाई खान की मेज है, वहां बैठने की हिम्मत कोई और नहीं करेगा। आरिफ खान मुस्कुराया और लापरवाही से वेटर को 2 नोट फेंकते हुए उसे कार साफ करने और पार्क करने के लिए कहा। वेटर तुरंत मुस्कुराया और चला गया। उस समय मुद्रा का सबसे बड़ा मूल्य वर्ग 1000 था, इसलिए 2 नोटों का मतलब 2000 रुपए था, जो एक बड़ी रकम थी। इन मार्शल आर्टिस्टों के पास बहुत पैसा था और वे हमेशा उदार थे। इसी वजह से वे वेटरों के पसंदीदा ग्राहक थे। प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए लक्ष्य और मयंक ने ऊपर देखा और बार का नाम देखा, मिलेनियम टाइम। ये बार मार्शल आर्ट समुदाय में प्रसिद्ध था। इसकी आंतरिक सजावट 1000 साल पहले के युग की शैली की नकल करती थी, जिससे इसे एक मजबूत रेट्रो एहसास मिलता था। आज हर किसी ने इतिहास पढ़ा है और ईसा पूर्व के बारे में कुछ न कुछ जानता है। यद्यपि उस समय मानव क्षमता का उतना विकास नहीं हुआ था, फिर भी प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कला और अन्य पहलू आज से कमतर नहीं थे, बल्कि कहीं अधिक मजबूत थे। आनंद के मामले में दैवीय रूपांतरण युग ईसा पूर्व से कहीं अधिक समृद्ध था। आरिफ खान आगे चल रहा था और लक्ष्य शांति से उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका मन उन दिनों को याद कर रहा था जब वो पहले इस बार में आया था। हालांकि मिलेनियम टाइम एक बार था, लेकिन वहां अक्सर झगड़े होते रहते थे। अपने पिछले जीवन में वो एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल हुआ था और उसका पहला उत्सव ठीक इसी दिन, इसी बार में मनाया गया था। उस दिन भी वहां एक भयंकर संघर्ष हुआ था। उस दिन ड्रैगन स्लेयर और गेल मार्शल आर्ट्स अकादमियों के छात्रों ने वहां लड़ाई लड़ी थी। मयंक और आर्यन दोनों ने भाग लिया, अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया और मार्शल आर्ट समुदाय में अपना नाम रोशन किया। मार्शल आर्टिस्टों के लिए प्रसिद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। समुदाय में अपना नाम बनाना बेहद मुश्किल था।
हालांकि उस दिन का नायक मयंक नहीं, बल्कि गेल मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रथम श्रेणी का छात्र आरव था। उसने अकेले ही ड्रैगन स्लेयर के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के छात्रों के संयुक्त हमले को विफल कर दिया और 5 मिनट तक बिना पराजित हुए डटा रहा। उस दिन ड्रैगन स्लेयर से 8 लोगों ने भाग लिया, जबकि गेल से केवल 4 लोग ही थे। उनके पूरी तरह से असफल न होने का मुख्य कारण आरव की उपस्थिति थी। प्रथम श्रेणी के छात्र के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल सही थी। वो लड़ाई छात्रों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। हालांकि अंततः गेल हार गया, लेकिन उस एक लड़ाई में आरव को प्रसिद्धि मिली, जबकि लक्ष्य उस समय कोने में सिर्फ एक दर्शक था। ऐसा कहा जाता है कि आरव को इसके लिए गेल मार्शल आर्ट्स अकादमी से पुरस्कार भी मिला था। हालांकि लक्ष्य को यह पक्का पता नहीं था कि वह पुरस्कार क्या था। गेल की प्रथम श्रेणी की छात्रा आरव, जिसने मेरे पिछले जन्म में मेरे विकृत जंगली बैल राजा को छीन लिया था, जिसके कारण मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ था। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, है ना? लक्ष्य ने आरिफ खान के पीछे पीछे बार की लॉबी में जाते हुए सोचा। बार के लॉबी में प्रवेश करते ही बीच में एक डांस फ्लोर था, जिसके चारों ओर मेहमानों के लिए पेय पीने हेतु दर्जनों गोल मेजें लगी थी। डांस फ्लोर के बीचों बीच बने मंच पर एक सुंदर दिखने वाली महिला अपने गिटार पर ड्रीम चेजर नामक एक पुराना गीत बजा रही थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ईसा युग में बहुत लोकप्रिय था। उनके साथ एक बैंड भी था। खबरों के मुताबिक सभी नवीनीकरण और सजावट का काम ईसवी सन 2000 की शैली के अनुसार किया गया था, और वे वास्तव में वर्तमान शैली से बहुत अलग दिखते थे। लॉबी में पहले से ही मेहमानों की कई मेजें लगी हुई थी, जो सभी मार्शल आर्टिस्ट या मार्शल आर्ट अकादमियों के छात्र प्रतीत हो रहे थे। आज स्नातक परीक्षा समाप्त होने का दिन था, और प्रत्येक मार्शल आर्ट अकादमी द्वारा भर्ती किए गए छात्र आमतौर पर बाहर जाकर जश्न मनाना पसंद करते थे। इस सड़क पर लगभग हर बार खचाखच भरा हुआ था। वेटर के मार्गदर्शन में आरिफ खान लक्ष्य और मयंक को अपनी पसंदीदा जगह पर ले गए, जो मंच से न तो बहुत दूर और न ही बहुत पास एक मेज थी, जहां से नजारा बहुत अच्छा दिखता था। आप दोनों क्या खाना चाहेंगे? आरिफ खान ने सबसे पहले उनसे पूछा। लक्ष्य और मयंक दोनों ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उन्हें नहीं पता था कि क्या ऑर्डर करना है। सच में, यहां आने वाले नए छात्रों को पता ही नहीं होता कि क्या ऑर्डर करना है। आरिफ खान को इस बात पर हैरानी नहीं हुई और उसने तय किया, तो चलो एक दानव भेड़िए का पैर, 2 किलो उत्परिवर्तित गोमांस, साथ में फलों की एक थाली और मेवों की एक थाली और एक केस आइस सिटी बियर मंगवाते हैं। यहां खाना बहुत जल्दी परोसा गया। व्यंजन 5 मिनट से भी कम समय में आ गए। वेटर ने बियर की 3 बोतलें खोली और आरिफ खान ने लक्ष्य और मयंक को एक एक बोतल देते हुए कहा, चलो, मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते तुम्हें पीना तो आना ही चाहिए। यहां का माहौल बियर के लिए एकदम सही है। आज रात हम जी भर के पिएंगे। तीनों ने बोतलों को आपस में टकराया और एक ही बार में बियर की एक बोतल गटक ली। वे अभी बैठे ही थे कि थोड़ा खाना खा चुके थे कि बाहर से और लोग अंदर आ गए। हमारे लोग, जो नंबर 1 मिडिल स्कूल से छात्रों की भर्ती करने गए थे। ओल्ड हु, इधर आओ। आरिफ खान ने एक नजर घुमाई और तुरंत आवाज लगाई। एक लंबे कद के मार्शल आर्टिस्ट के नेतृत्व में 4 लोग अंदर आए। उनके पीछे 3 छात्र थे। लियांगजी, तुम भी यहां हो। बूढ़ा हूं जोर से हंसते हुए आया और बेपरवाही से बैठ गया। हां भाई हूं, आज तो आपकी फसल अच्छी रही। 3 विद्यार्थियों को भर्ती किया, और वो भी एक प्रथम श्रेणी का। आरिफ खान ने बूढ़े हूं के पीछे खड़े तीनों विद्यार्थियों को देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। नंबर 1 मिडिल स्कूल के विद्यार्थी हमेशा ही उत्कृष्ट होते थे, लेकिन प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को भर्ती करना आसान नहीं होता था। उसने बूढ़े हूं से प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी की उम्मीद नहीं की थी। इस बार तो उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ होगा। हाँ, बस किस्मत की बात है। आरव वाकई एक अच्छा बच्चा है। तुम दोनों भी बुरे नहीं हो।
दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ते हो। नंबर 6 मिडिल स्कूल जैसी जगह से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को भर्ती करना दुर्लभ है। चलो, तुम सब एक दूसरे से परिचय करा लो, ताकि जब तुम बाद में मार्शल आर्ट अकादमी जाओ तो तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे अपने कौन हैं। आरव दिखने में आकर्षक और स्वभाव से कुछ अलग थलग रहने वाला व्यक्ति था। बाकी दो छात्र दूसरी कक्षा के रोहन और तीसरी कक्षा के रितेश थे। वे सभी चलकर आए और सबसे पहले आरिफ खान को नमस्कार किया, फिर लक्ष्य और मयंक से अपना परिचय दिया। मेज थोड़ी छोटी देखकर बूढ़े ने आरिफ खान को पुकारा, बूढ़े खान, चलो एक निजी कमरे में चलते हैं। इन नौजवानों को आपस में खेलने दो। आज रात निजी कमरे में काफी पुराने दोस्त हैं। लगता है वे ताश खेल रहे हैं। चलो कुछ मजा करते हैं। कई मार्शल आर्टिस्टों को जुआ खेलना पसंद था और आरिफ खान भी इसका अपवाद नहीं था। यह सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। दोनों खड़े हो गए और आरिफ खान ने लक्ष्य और बाकी लोगों से कहा, तुम लोग बस मजे करो, जो चाहो खाओ पियो। 300,000 से कम के खर्च की चिंता मत करो, बस मेरे खाते में डाल दो। अगर दूसरे मार्शल आर्ट अकादमियों के छात्र झगड़ा करने की कोशिश करें तो नरमी मत बरतो, सीधे उनकी पिटाई कर दो। हमारे गेल की प्रतिष्ठा को कलंकित मत होने दो, समझे? सभी छात्र सहमत हो गए और दोनों मार्शल आर्टिस्ट हाथ में हाथ डालकर ताश खेलने चले गए। टेबल पर केवल 5 छात्र ही बचे थे। लक्ष्य जानती थी कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। आरिफ खान के जाने के बाद उस तृतीय श्रेणी के कैडेट ने तुरंत आरिफ खान की कुर्सी खींच ली और आरव से कहा, भाई आरव, यहां आकर बैठो। आरव ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे आरिफ खान की जगह पर बैठ गया। ये मुखिया की सीट थी और उसे लगा कि उसके लिए वहां बैठना स्वाभाविक ही है। उन पांचों ने प्रचंड वायु अखाड़ा की प्रशिक्षण वर्दी पहनी हुई थी। प्रथम श्रेणी प्रशिक्षु होने के नाते आरव का दर्जा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च था। लक्ष्य और मयंक चुप रहे। आरव बैठ गया, उसके बाई और रोहन और दाई और रितेश बैठे थे। लक्ष्य और मयंक उनके सामने बैठे थे। क्या आप लोग नंबर 6 मिडिल स्कूल से हैं? रितेश ने सबसे पहले पूछा। जी हां, नंबर 6 मिडिल स्कूल। मैंने सुना है कि नंबर 6 मिडिल स्कूल में छात्रों की योग्यता का स्तर बहुत कम होने के कारण उनके चयन के मानदंड कुछ हद तक सख्त है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अच्छा छात्र निकलता है तो उसे तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी कैडेट का अनुबंध दे दिया जाता है। क्या यह सच है? रितेश की नजर लक्ष्य की छाती पर लगे द्वितीय श्रेणी कैडेट के बैच पर पड़ी और वो काफी आक्रोश के साथ बोला। नंबर 1 मिडिल स्कूल के छात्र हमेशा से ही मुखर थे और उनका पारिवारिक परिवेश भी सरल नहीं था। ऐसे लोगों के सामने मयंक में आत्मविश्वास की कमी थी। इसके अलावा चूंकि वो स्वयं केवल तृतीय श्रेणी का कैडेट था, इसलिए उसके लिए दृढ़ रहना मुश्किल था। रितेश के प्रश्न सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे। उसने लक्ष्य की ओर विनती भरी नजर से देखा। मयंक के मन में लक्ष्य के प्रति गहरी आस्था थी। वो उससे कहीं अधिक सक्षम था। ऐसे मामलों की जिम्मेदारी लक्ष्य को सौंपना ही बेहतर था। लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ रितेश से कहा, क्या आपको शक है कि भाई अमित पक्षपात कर रहे हैं? इस एक वाक्य ने रितेश को तुरंत अवाक कर दिया। उसके शब्द लक्ष्य पर लक्षित थे, लेकिन अगर उसे कई गुना साहस भी दिया जाता तो भी वो आरिफ खान से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। आरिफ खान तीसरे दर्जे का युद्ध जनरल था और प्रचंड वायु अखाड़ा में उसका दर्जा नीचा नहीं था। भला उसके जैसा मामूली तृतीय श्रेणी का कैडेट उस पर सवाल कैसे उठा सकता था? रितेश को असमंजस में देखकर रोहन तुरंत बोला, रितेश, लक्ष्य द्वितीय श्रेणी का कैडेट है, तुम्हें थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए। ये कहने के बाद उन्होंने लक्ष्य की ओर रुख किया। रितेश ने जिस स्थिति का जिक्र किया है वो कोई असामान्य बात नहीं है। निचले स्तर के हाई स्कूलों से आने वाले कई छात्र सचमुच नकली होते हैं। हमारा मकसद श्री आरिफ पर सवाल उठाना नहीं था। लक्ष्य, झूठे आरोप मत लगाओ।
लक्ष्य ने सिर हिलाया। नकली छात्र तो होते ही हैं, लेकिन वे केवल निचले दर्जे के हाई स्कूलों तक ही सीमित नहीं हैं। कुछ उच्च श्रेणी के स्कूलों की अच्छी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन वहां से निकलने वाले छात्र ग्रीन हाउस में रखे फूलों की तरह होते हैं। कुछ तो राक्षसों से लड़ते लड़ते डर के मारे पैंट गीली कर देते हैं। रोहन की भौहें तंग गई और लक्ष्य के प्रति उसका भाव अनफ्रेंडली हो गया। लक्ष्य द्वारा बताई गई घटना नंबर एक मिडिल स्कूल में घटी थी। इसमें एक पूर्व द्वितीय श्रेणी कैडेट शामिल था, जिसने प्रशिक्षण के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एक राक्षस से वास्तविक लड़ाई के दौरान इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। यह घटना नंबर एक मिडिल स्कूल के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी और उसके किसी भी छात्र को इसके बारे में सुनना अच्छा नहीं लगा। लक्ष्य द्वारा सीधे इस घटना का जिक्र किए जाने पर रोहन तुरंत नाराज हो गया। तुम क्या कह रहे हो? आरव और रोहन की मौजूदगी से उत्साहित रितेश ने तुरंत लक्ष्य पर हमला बोल दिया। मयंक भी अब तक संभल चुका था। स्वभाव से वह रूखा था और लक्ष्य को इतनी धारा प्रवाह बोलते देख उसे अब नंबर एक मिडिल स्कूल की प्रतिष्ठा का कोई डर नहीं रहा। रितेश को चिल्लाने की हिम्मत करते देख उसने तुरंत मेज पर हाथ पटका। जो कुछ भी वो कह रहा है, सुनो। तुम्हारे जैसे तीसरे दर्जे के कैडेट को चिल्लाने का क्या हक है? रोहन और रितेश के चेहरे बदल गए और वे ऐसे खड़े हो गए मानो वे लड़ाई शुरू करने वाले हों। इसी क्षण आरव ने आखिरकार बोलना शुरू किया। बहस करना बंद करो। ड्रैगन स्लेइंग के लोग यहां आ चुके हैं। आरव को बोलते देख रोहन और बाकी लोग अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे होंठ सिकोड़कर बैठ गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। लोगों का एक बड़ा समूह उमड़ पड़ा। उनका नेतृत्व 3 मार्शल आर्टिस्ट कर रहे थे। उनके पीछे 7 या 8 प्रशिक्षु थे, जिनमें आर्यन भी शामिल थे। हालांकि आर्यन समूह के सबसे पीछे था। तृतीय श्रेणी के कैडेट होने के कारण उसकी स्थिति निम्न थी। मार्शल आर्टिस्ट इस बात को बहुत महत्व देते थे। उससे आगे कुल मिलाकर एक प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षु, 2 द्वितीय श्रेणी के कैडेट और 5 तृतीय श्रेणी के कैडेट थे। ड्रैगन स्लेइंग समूह ने 2 मेजें घेर ली। वे तीनों मार्शल आर्टिस्ट 1 मिनट से भी कम समय तक वहां रुके और फिर एक निजी कमरे में चले गए। मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उनका अपना एक समूह था और वे प्रशिक्षुओं के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते थे। उनके जाने के बाद वहां मौजूद 8 प्रशिक्षु शोर मचाने लगे, शराब पीने लगे और जोर-जोर से बातें करने लगे। उनकी आवाजें बहुत तेज थी, लेकिन चूंकि हॉल में ज्यादातर प्रशिक्षु ही थे और ड्रैगन स्लेइंग हिमांशु के शीर्ष 3 मार्शल आर्ट जिमों में से एक था, जिसमें कई सदस्य थे, इसलिए ज्यादातर लोगों ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हिमांशु में प्रचंड वायु अखाड़ा नंबर एक मार्शल आर्ट जिम था। इसका मतलब यह नहीं था कि यह हर बेस सिटी में नंबर 1 था। उत्तरी बेस सिटी में प्रचंड वायु अखाड़ा का प्रभाव उतना अधिक नहीं था। अमरावती बेस सिटी और रिद्धि नगर में भी इसका प्रभाव उतना ही अधिक था। बेस सिटी प्रचंड एरो एरिना ने बढ़त हासिल की, लेकिन उत्तर में प्रचंड एरो एरिना को केवल तीसरा माना जा सका। है तो अभी चले जाओ, अगर नहीं तो हम बाद में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। मेरे पीछे आओ। लक्ष्य ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। हम डरते नहीं हैं, लेकिन मुझे कभी भी ये पसंद नहीं आया कि कोई मुझे बताए कि क्या करना है। अगर लड़ाई होती है तो हर किसी को अपने अपने कौशल पर भरोसा करना चाहिए। लक्ष्य के शब्द मेरे भी विचार को दर्शाते हैं, मयंक ने बगल से कहा। अकृतज्ञ, अगर ऐसा है तो अगर तुम एक द्वितीय श्रेणी कैडेट और एक तृतीय श्रेणी कैडेट को रोक सको तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। रोहन ने बगल से ठंडे लहजे में कहा, दोनों के असहयोग से स्पष्ट रूप से बहुत असंतुष्ट था। तभी ड्रैगन का वध करने वाले लोग आ गए। उनका नेतृत्व एक दुबला-पतला और चुस्त दुरुस्त युवक कर रहा था, जिसने ड्रैगन स्लेइंग प्रशिक्षण की वर्दी पहन रखी थी और उसकी छाती पर प्रथम श्रेणी प्रशिक्षु का बैज लगा हुआ था। यही वो विक्रांत था जिसका जिक्र आरव और अन्य लोगों ने किया था।
लक्ष्य की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गई। ये विक्रांत आर्यन का बड़ा भाई था। आर्यन के ड्रैगन स्लिंग में शामिल होने के बाद वो विक्रांत के पीछे पीछे चला आया था और उसका चमचा बन गया था। इस व्यक्ति की शारीरिक क्षमता तीनों श्रेणियों में तीसरे स्तर के योद्धा के शिखर पर थी और वो चौथे दर्जे के सैनिक बनने से बस कुछ ही कदम दूर था। वो युवा था और उसमें अपार क्षमता थी। विक्रांत मेज के पास गया और आरव से बड़े ही घमंडी लहजे में बोला, आरव, तुमसे मिलना बहुत कम होता है। हम सब पुराने सहपाठी हैं। क्या तुम हमें एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित नहीं करोगे? आरव वही बैठा रहा। हमारी मेज छोटी है। मुझे डर है कि आप सभी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगी। विक्रांत को गुस्सा नहीं आया और वो हंस पड़ा। जगह न हो तो कोई बात नहीं, खड़े रहने से भी काम चल जाएगा। चलिए, मैं आप सबको मिलवा देता हूं। मेरे पीछे खड़ा ये छोटा भाई आर्यन है। उसे आपकी तरफ के दो लोगों से थोड़ी बहुत अनबन है। हम सब बर्फ के शहर में रहते हैं। हमारा मिलना जुलना तो तय है। हम सब यहां ड्रिंक के लिए आए थे। पुरानी बातें भूल जाओ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? यह कहकर आर्यन आगे बढ़ा और लक्ष्य और मयंक के सामने खड़ा हो गया। आरव ने भौहें चढ़ाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे लक्ष्य और उसके दोस्त के लिए आ रहे होंगे। वो पेय के ऐसे प्रस्ताव को मना नहीं कर सका, इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाया। स्पष्टतः आरव के समूह और ड्रैगन स्लिंग समूह दोनों ने आरव को ही मुखिया माना। लक्ष्य और मयंक की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। आर्यन ने विजयी मुस्कान के साथ शराब की एक बड़ी बोतल निकाली। उसमें शाओदाओजी थी, जो आइस सिटी की एक खास स्थानीय शराब है, जिसमें 60% से अधिक अल्कोहल होता है। फिर उसने 2 बड़े प्याले लिए, जिनमें से प्रत्येक में 2 जिन शराब आ सकती थी। उन्हें लक्ष्य और मयंक के सामने रखा और दोनों को पूरा भर दिया। फिर उसने ऊपर देखा। लक्ष्य, मयंक, हम सब छठे मिडिल स्कूल से हैं। हालांकि अतीत में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बीत चुका है। अगर तुम मुझे सम्मान देना चाहते हो तो इस प्याले को खाली कर दो और हम फिर भी अच्छे सहपाठी और भाई बने रहेंगे। मयंक ने प्याले की ओर देखा। आर्यन, अगर तुम चाहते हो कि हम पिए तो पहले थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। तुम खुद क्यों नहीं पी रहे हो? मैं भी जरूर पीऊंगा। आओ, ध्यान से देखो। आर्यन ने एक और बड़ा प्याला लिया और उसमें 2 जिन सफेद शराब डाली। हम तीनों साथ में शराब पिएंगे, कैसा रहेगा? लक्ष्य आर्यन की उंगलियों को देख रहा था। यह दृश्य पहले भी हो चुका था, लेकिन तब आर्यन ने ऐसा नहीं किया था। स्पष्टतः इस बार लक्ष्य की उपस्थिति के कारण ही आर्यन ने आगे बढ़कर यह काम करने की पहल की थी। उसकी शराब असली थी, लेकिन इस समय उसकी उंगलियों के बीच एक नशा मुक्ति की गोली थी। शराब में डालते ही वो 1 सेकंड में घुल जाती, जिससे सफेद शराब का ये बड़ा गिलास सादे पानी में बदल जाता। नशा मुक्ति की गोली की कीमत कम नहीं थी। आर्यन ने ठान लिया था कि वो लक्ष्य और मयंक को मूर्ख साबित करेगा। बार में रोशनी कम थी, इसलिए कोई भी नशा मुक्ति की गोली का पता नहीं लगा सका। लक्ष्य देखता रहा। जब आर्यन की उंगलियां ढीली हुई तो उसने चुपचाप अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। मानसिक शक्ति निर्जीव वस्तुओं पर भी कार्य कर सकती है, जिससे वस्तुओं को हवा में हिलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक शक्ति को स्वर्ण स्तर तक विकसित कर ले तो वो वस्तुओं को नियंत्रित करके लोगों को भी उड़ा सकता है। लक्ष्य की वर्तमान मानसिक शक्ति कांस्य शिखर पर थी और वो रजत चरण में प्रवेश करने ही वाला था। एक छोटी सी नशा मुक्ति गोली को हिलाना उसके लिए बहुत आसान था। जैसे ही गोली आर्यन के प्याले की ओर गिरी, लक्ष्य ने उसे अविश्वसनीय गति से हवा में खींच लिया। 1 सेकंड बाद ये नशा मुक्ति की गोली लक्ष्य के कप में घुल गई। आर्यन, अगर तुम पीना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ पी लूंगा, लेकिन मयंक को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? कैसा रहेगा अगर मैं भी तुम्हारे साथ ये प्याला पी लूं? लक्ष्य बोला। आर्यन का असली निशाना लक्ष्य था। मयंक तो बस एक अतिरिक्त किरदार था।
उसे चिंता थी कि लक्ष्य मानेगा नहीं, लेकिन लक्ष्य के मान जाने पर उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये चेहरा देता हूं, लक्ष्य, लेकिन एक शर्त लगा लेते हैं। जो इसे पूरा नहीं कर पाएगा, उसे चेहरा नहीं मिलेगा और आज का सारा खर्चा उसी को उठाना होगा। कोई बात नहीं, लक्ष्य तुरंत सहमत हो गया। लक्ष्य, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? मयंक थोड़ा चिंतित था। बस देखते रहो। मैंने कभी ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में मुझे पक्का यकीन न हो? लक्ष्य ने आर्यन के कप से अपना कप टकराते हुए कहा। दोनों ने अपने कप होठों से लगाए और एक दूसरे को अर्थपूर्ण निगाहों से देखने लगे। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।